व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ ना, वो कहानी है कैसे सपने हकीकत में बदलते हैं, या यदि मैं ये कहूँ कि कैसे ड्रीम्स मैनिफेस्ट करते हैं। दोस्तों ये जो पीछे एक पैलेस देख रहे हैं, इसका नाम है कपूरथला पैलेस या शॉटो कपूरथला, या कपूरथला के महाराजा का समर कैपिटल या समर पैलेस, जो वहाँ गर्मियों में, यहाँ पे सर्दियों में छुट्टियाँ बिताने आते थे। अच्छा दोस्तों, तो अब ये सबसे अहम सवाल कि सारे राजघराने मसूरी में क्यों आए। दोस्तों हुआ यूं कि अंग्रेज़ों की कैपिटल उस समय पे समर कैपिटल शिमला होती थी और उनको वहाँ पे वेकेशन बिताने का बहुत मन होता था, और उसी प्रकार से देश के भी सारे राजा महाराजा शिमला जाते थे। तो उन्होंने वहाँ पे एक कानून निकाला कि कोई भी शिमला में अपना महल नहीं बना सकता। तो सबसे पहले पटियाला के महाराजा ने इस बात से नाराज़ होकर शिमला से थोड़ी सी ऊपर चहल में अपना रॉयल पैलेस या अपना समर कैपिटल बनाया, जिसे चहल पैलेस आज भी मशहूर है। परंतु बाकी राजाओं ने फिर मसूरी की तरफ कूच करी। कुछ राजघराने जैसे कपूरथला, बड़ौदा और यहाँ तक कि कासमांडा, नाभा, इन लोगों ने फिर जाके मसूरी में अपने महल बनाए और बाकी राजघराने भी इस तरफ आए। तो मैं पिछले 15 या 20 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, हर साल जब भी मौका लगता था, और इसके गेट से वापस चला जाता था। सबसे पहले क्या हुआ, क्योंकि मैं बोर्डिंग स्कूल में रहता था और हमारे बोर्डिंग स्कूल के बच्चे इस शटो कपूरथला के बिल्कुल बाजू में एक होटल होता था, वहाँ हम सब लोग रुकते थे, और होटल सन स्नो में हम रुकते थे। और मैं बचपन में वहाँ से चुपचाप आता था और इसके गेट पे खड़े होकर इसको निहारता रहता था, ऐसे तकता रहता था, और इस पैलेस को हमेशा घूरता रहता था। और तभी फिर हैरी पॉटर मूवी आई, मुझे लगता था कि ये बिल्कुल हैरी पॉटर मूवी से ही कॉपीड है। मैं बहुत ज़्यादा स्मिटन था। फिर स्टोरी को फॉरवर्ड करते हैं, ये बात है 2016 की, जब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन सुपर स्पेशलाइजेशन ऑर्थोपेडिक्स में करने आया यहाँ पे हिमालयन हॉस्पिटल में। और उसके बाद फिर मैं जब भी मसूरी आता तो मैं मेक श्योर करता कि मैं इस पैलेस को ज़रूर देखने आऊँ, और हर बार मैं रिक्वेस्ट करता कि प्लीज़ मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे प्लीज़ अंदर से देखने दीजिए, मुझे महाराजा साहब से मिलने दीजिए। परंतु क्योंकि हर जगह के रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिलता था। और फिर क्या हुआ कि ये बात 2016 की हुई, 17 की हुई, 18 की हुई, फिर 2022 में 5 महीने पहले आया मैं, और मैं स्कूटी पे आया, जैसे घूमते हैं, और मैंने इनसे रिक्वेस्ट करा मुझे अंदर आने दीजिए। तो मेरी गार्ड से लड़ाई हो गई। तो जैसे गार्ड ने मुझे यहाँ से भगा दिया कि नहीं आ सकते आप बिना अपॉइंटमेंट के, और ये सब। तो आई वॉज़ वेरी हार्ट ब्रोकन, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब इसका क्या परिणाम होगा या क्या कुछ होगा। तो अभी फ़िलहाल 3 दिन पहले फिर से मैं यहाँ पे आया, और बहुत बारिश हो रही थी, और बारिश में मैं वापस जा रहा था, पर मैंने मेक श्योर करा कि मैं एक बार फिर से शटो कपूरथला को देखते हुए जाऊं। और पूरी बारिश में, सर्दी में भीगते हुए, कर्राते हुए मैं यहाँ तक आया, इसके गेट तक आया। तभी मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने कभी मेरे को ऐसे रैंडमली मेंशन करा था कि हाँ वो हो सकता है महाराजा साहब को जानते हों। तो तुरंत उनका मैसेज आता है कि किसी कामवश से। तो फिर मैंने भी जाने अनजाने में शटो कपूरथला की इस पैलेस की जो स्टोरी है या फ़ोटो है उनको भेज दी कि देखो आपके महाराजा साहब की पैलेस। मुझे यकीन नहीं था कि ये उनके सच में मित्र होंगे या नहीं होंगे। और जब मैं फिर यहाँ से रात को वापस दिल्ली जा रहा था, तो अचानक ही मेरे पास मैसेज आता है कि उन्होंने महाराजा साहब से बात करी है, और महाराजा साहब ने एग्री करा है मुझे ये मौका देने का कि मैं अंदर जाऊँ और इसको निहार सकूं। और फिर मैं 3 दिन बाद वापस सोमवार के दिन दोबारा शटो कपूरथला को देखने आया हूं। और मतलब कैसे ये जो स्टोरी है, ये मेरी मतलब बचपन की जैसे छोटी सी ड्रीम स्टोरी होती है, आज लाइफ हुई, और आज मैं कैसे महाराजा साहब को मिलने वाला हूं। और मैं इतना एक्साइटेड हूं, 10:30 बजे का टाइम दिया, मैं सुबह 9 बजे आके यहाँ पे बैठ गया हूँ, और कल रात को मैं यहाँ पे पहुँच गया था। ऐसा नहीं था कि मैं अगर यहाँ पे आज आने वाला हूँ तो मैं कल नहीं देखूंगा, मैं कल रात को भी यहाँ पे आके देखा मैंने इस जगह को, जैसे कैसे अपने ड्रीम कम ट्रू को कोई निहारता है। अब बात करेंगे उस अनुभव की जो महाराजा साहब से मिलने का मुझे प्राप्त हुआ। महाराजा साहब से उनके महल में 3 घंटे मिलने के बाद मसूरी से उतरते हुए मैं इस अनुभव को बयां करना चाहता था, परंतु मैं इसीलिए इसको वीडियो रिकॉर्ड नहीं करा कि कहीं कोई बात रह तो ना जाए। और एक दिन बाद भी अगर मैं इसे करता तो मैं सोचता क्या मेरे अनुभव में कोई कमी आ जाएगी, क्योंकि वो जो फ्रेशनेस होती है अनुभव की वो कहीं छूट तो नहीं जाएगी। परंतु आज
2 दिन बाद भी महाराजा कपूरथला हिज हाइनेस सुखजीत सिंह जी से मिलने का अनुभव उतना ही नया है, उतना ही दिलचस्प है, उतना ही रंगमय है जितना 3 दिन पहले उनसे मिलने का था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उनसे मिलने के बाद जब मैं दिल्ली आ रहा था, वो एक मिस्टिक इन्वायरमेंट मेरे को महसूस होता रहा कि मैं किस महान आत्मा से मिला हूँ। और मेरे कान बिल्कुल लाल थे। या तो ये इस बात का अनुभव था कि मेरा एक छोटा सा सपना पूरा हुआ जो मैंने बचपन से देखा था, और ऐसी ही हंसी या खुशी किसी को महसूस होती होगी जब उसको वो जिस किसी चीज़ को हमेशा से चाहता है वो पूरी होती है। तो कैसा रहा मेरा अनुभव महाराजा साहब से मिलने का, मैं आपको बयां करता हूँ। सबसे पहले जैसे ही मैं वहाँ गया तो बहुत सारे उनके गेट पे, जो शॉटो कपूरथला है, इसकी जो एंट्री है वो बैक साइड से है, क्योंकि आगे वाली एंट्री इन लोगों ने बंद कर रखी है और बैक साइड ही रोड से दिखती है, वहीं पार्किंग है और वहीं से एंट्री करते हुए बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स महाराजा साहब ने पाले हुए थे, कम से कम 8-10 होंगे। और फिर मेरे को किसी ने इनके ड्राइंग रूम का रास्ता दिखाया और मैं ड्राइंग रूम पे गया और मैंने देखा 10:30 हो गए थे। और जैसे ही 10:30 हुए महाराजा साहब अपने कमरे से उतरे और ड्राइंग रूम में आए। एक लंबा पुरुष साधारण कपड़ों में और स्केचर्स के वही पुराने जूते जो मिडिल क्लास फैमिलीज पहनती हैं उनमें आया और अखबार उनके हाथ में था। और हमसे पूछा, आप लोग चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे? वही उसी निराले सादगी वाले अंदाज में। कहीं से भी ये आदमी एक राजा तो नहीं लग रहा था, परंतु इनसे मिलने के बाद जो इन्होंने छाप छोड़ी है मुझ पर वो बहुत बड़ी थी। और फिर मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे जो मैं आपके साथ बात करता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि महाराजा साहब, आप इतनी बड़ी धरोहर के वंशज हैं, राजकुमार थे, तो आपने फिर आर्मी क्यों ज्वाइन करी? आप तो पूरी उम्र बाकी राजकुमारों की तरह कुछ भी कर लेते या कुछ नहीं भी करते तो आप अच्छा हसीन जीवन व्यतीत करते। महाराजा साहब ने मुझे कहा, क्योंकि अपने जीवन में वो अपने पिता और दादा को देखते हुए पले बड़े हुए, तो उन्होंने यूनिफॉर्म से बहुत प्यार हो गया और इन लोगों के डिसिप्लिन से बहुत प्यार हुआ। इसीलिए उन्होंने आर्मी की तरफ दिलचस्पी हुई और आर्मी ज्वाइन करी। और फिर उन्होंने बताया कि 25 साल तक, जब तक वो अपनी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर नहीं बन गए, किसी को भी नहीं पता था कि वो एक रॉयल फैमिली से हैं या कपूरथला रॉयल हाउस के राजकुमार हैं। जब वो कमांडिंग ऑफिसर बनने वाले थे तब किसी अखबार ने डाल दिया कि कपूरथला के राजकुमार आज अपने कमांडिंग ऑफिसर बनने वाले हैं, जो कि 25 साल लग गए। देखिए, एक ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है आज के युग में, जहाँ कोई एक छोटा सा पार्षद भी होता है या छोटा सा एमएलए भी होता है, वो जाके सबसे ज़्यादा अपने रौब झाड़ते हैं। और यहाँ पे ये महान व्यक्ति 25 साल पहले तक मतलब आर्मी में सर्व भी कर लिया और किसी को मालूम ही नहीं चला कि ये एक इतनी बड़े रॉयल फैमिली के वंशज हैं। जब मैंने इनसे पूछा ना, 25 साल राजा साहब आपको किसी ने पता नहीं चला? तो मैंने कहा, ऐसा तो नहीं हुआ कि जब कभी आर्मी में आप सर्व कर रहे हो तो गलती से आपका मतलब उन्होंने खून देख लिया और वो नीला खून आया हो? तो बहुत सारे हम आपस में हंसने लग गए, क्योंकि ये एक धारणा होती है कि जो भी रॉयल फैमिलीज से होते हैं इन्हें ब्लू ब्लडेड कहते हैं, और जैसे साधारण लोगों को रेड ब्लडेड कहते हैं, रॉयल फैमिलीज के लोगों को ब्लू ब्लडेड कहते हैं। और ये सुनकर महाराजा साहब बहुत हंसे। फिर महाराजा साहब को बड़ी प्रसन्नता हुई ये जानकर कि मैं एक चिकित्सक हूँ, हड्डी का डॉक्टर हूँ। तो उन्होंने अपने आर्मी के दिनों के कुछ सुनहरे पल या कुछ सुनहरी यादें बताईं। तो उन्होंने कहा कि उनकी आर्मी में एक कंपाउंडर होता था और जब भी कोई बीमार होता था वो अपने क्लिनिक से बाहर आवाज़ निकाल के अपने डॉक्टर से पूछता था कि साहब इन्हें क्या मैं दूँ? और उनका डॉक्टर, जो कि व्यस्त होता था अपना अखबार पढ़ने में, वो आवाज़ मार कर कह देता था, गिव हिम ADT।
मतलब कई दफ़ा यही उन्होंने देखा कि उनका डॉक्टर जो है बार बार यही लिखता था या वही आवाज़ मारता था जब वो कंपाउंडर पूछता था कि इस सिपाही को, इस सैनिक को मैं क्या दूं, तो वो यही आवाज़ करते थे, गिव हिम एडीटी। तो महाराजा साहब ने सोचा कि ये एडीटी क्या होता है, तो वो अपने डॉक्टर के पास गए। उन्होंने कहा कि आप हर बार यही कहते हैं कि एडीटी एडीटी, ये एडीटी है क्या, कौन सी दवा का नाम है? तो उन्होंने कहा एनी डैम थिंग। फिर महाराजा साहब से मैंने पूछा कि आर्मी में सर्व करने का ऐसा उनका अनुभव क्या रहा, और अब क्या ये जो नई अग्निवीर स्कीम है इसके ऊपर उनका क्या कहना है। तो महाराजा साहब ने कहा कि देखिए, अग्निवीर के ऊपर तो मैं क्या कमेंट करूं कि 4 साल के बाद आप किसी को छोड़ रहे हैं जिस देश में सब एक जॉब सिक्योरिटी के लिए ही मरे मिटे जा रहे हैं, परंतु उससे पहले एक ऐसा कुछ होना चाहिए कि बच्चे स्कूल के बाद यदि अगर कॉलेज जाएं तो उससे पहले 1 साल की कंपलसरी इनकी इंटर्नशिप होनी चाहिए किसी भी यूनिफॉर्म्ड ऑफिस में, या तो पोस्टमैन का हो, या तो फायर ब्रिगेड का हो, या पुलिस का हो, या आर्मी का हो। मैंने कहा ऐसा क्यों? ऐसा तो पहली बार मैं किसी के विचार सुन रहा हूँ। उन्होंने कहा क्योंकि इस देश में हर व्यक्ति अपना 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 करने में लगा हुआ है, तो ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो आर्मीज़ हैं, ये जो मोटो सिखाती हैं, आई मीन कंट्री ओवर सेल्फ, ये जो ग्रुप की डायनेमिक्स एक दूसरे के लिए करना, सैक्रिफाइस की फेवर द ग्रुप मोर ओवर योर सेल्फ, या कंपेनियनशिप, कंट्री स्पिरिट, ये सब है ना सिर्फ इन ऑफिसर वाली पोस्टों पर ही या इन पोस्टों पर ही आ सकती है। और कंपलसरी यदि करेंगे तो एक तो यदि काफ़ी सारे लोग अगर उनको नौकरी पसंद आ गई तो उसी में रुक जाएंगे, तो जो बर्डन है वो रुक जाएगा कॉलेजेस के ऊपर, और दूसरा सबसे बड़ी बात, हमारी पूरी सोसाइटी बहुत डिसिप्लिन्ड होगी। और सिविलियन सोसाइटी में सबसे बड़ी मुश्किल आज के टाइम पे यही है कि सिविलियन सोसाइटी बहुत ही अनडिसिप्लिन्ड है और जो उनको बहुत पीड़ा देती है। क्योंकि जब बात अब आर्मी की ही हो रही थी तो फिर मैंने महाराजा साहब से पूछा, क्योंकि आप आर्मी से रहे हैं तो आपके तो काफ़ी एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होगी, मिलिट्री थिंकिंग होगी, और आप महावीर चक्र भी हैं, तो चाइना के ऊपर आपका क्या कहना है? तो देखो, उन्होंने कहा कि चाइना के ऊपर ना भारत के पास एक बहुत महान नेता था जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए, हमारी एक आइडियोलॉजिकल थिंकिंग में बहुत डिफरेंस था इंडियंस की में और चाइना की में। हम लोगों ने ये सोचा कि अब हम आज़ाद हुए हैं, हम अपना करेंगे, हम इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए, हम अपने आप अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। और यही क्योंकि हम सोच रहे थे कि दूसरी सिविलाइजेशन भी करेगी, क्योंकि हम दोनों देश एक दो बहुत बड़ी सिविलाइजेशंस हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने उनको ट्रस्ट करा, जिसमें बहुत बड़ी भूल हुई। हमें नहीं पता था उनके अल्टीरियर मोटिव्स या लॉन्ग टाइम मोटिव्स उन लोगों के क्या हैं, और इसी वजह से आज भारत स्ट्रगल कर रहा है या सरवाइव कर रहा है कि हम लोग उनकी अल्टीरियर मोटिव्स को नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोगों ने उन पर भरोसा किया है और इसकी वजह से भारत को भारी नुकसान हुआ। क्योंकि फिर बातों का कारवां और सिलसिला चलता रहा, तो फिर मैंने महाराजा साहब से निवेदन किया कि वो अपना महल दिखाएं, और फिर उन्होंने आसपास के ड्राइंग रूम से अपना बॉल रूम दिखाया जो उनके दादाजी ने, महाराजा जगजीत सिंह जी ने बनाया था। और फिर उन्होंने बताया कि कैसे जब वो गर्मियों में कपूरथला में थे तो कैसे ऊपर का बाथरूम लीक हो गया था और पूरा पानी टप टप कर रहा था। और फिर उन्होंने कपूरथला से महल की चाबियां भेजी और फिर खोल के उस बाथरूम को रिपेयर करा गया। महाराजा साहब के महल में वही लाइटों के लिए छोटे छोटे बटन जो हमने कभी देखे थे, एक काले से और गोल से बटन होते हैं जिसको महाराजा साहब खुद ऊपर करते हैं और लाइट जलती है, और फिर जैसे ही उस कमरे से बाहर आते हैं अपने आप ही उस बटन को नीचे करते हैं और लाइट को बंद कर देते हैं। क्योंकि ये महल इतना बड़ा था, मैंने महाराजा साहब से पूछा, महाराजा साहब आप किसी को दे क्यों नहीं देते? तो उन्होंने कहा कि 2 कारण हैं। एक तो उन्होंने एक बार
ताज होटल्स से बात हुई थी और ताज होटल्स बहुत ज़्यादा विलिंग थे लेने में, और करीब करीब बात फाइनल भी हो गई थी। और जो महल के गार्डन में एक बहुत बड़ा सा पूर्व बैरक बने हुए हैं, उसको वो तोड़ के स्पा भी बना रहे थे। फिर महाराजा साहब को ये पता चला कि उस बैरक में वो लोग अपना स्पा बना रहे हैं। महाराजा साहब को ये पता चला कि ये लोग अपने मेन ताज के लिए नहीं बल्कि अपने एम्प्लॉयज़ के रेजिडेंस के लिए इस पैलेस को लेना चाहते हैं। तो इन्हें ये बात नापसंद आई, और दूसरा उन्हें ये बात नागवार इसीलिए लगी, वो कहते हैं कि जब आपकी प्रॉपर्टी है और यदि वो होटल में कन्वर्ट हो जाती है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को या अपनी जगह को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिर मेहमान आ जाते हैं और फिर मेहमान का सुख सर्वप्रिय होता है, तो मेहमान प्रायोरिटी हो जाती है। तो तब तक वो सोचते हैं कि जब तक वो जिंदा हैं वो चाहते हैं वो अपने घर को अपने आनंदमय तरीके से रहें जिसके लिए उनके पूर्वजों ने बनाया है। फिर मैंने महाराजा साहब से पूछा, आप कपूरथला में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं या यहाँ पे? उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा समय दोनों जगह बराबर बराबर करता हूँ, पर मैं यहाँ ज़्यादा सुखी रहता हूँ, क्योंकि जब मैं कपूरथला में होता हूँ मेरे पास अनगिनत रिक्वेस्ट लोगों की आती है, लोग मिलने आते हैं और कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कामों की। तो फिर मैं उनके कामों को देखता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये तो नामुमकिन जैसा काम है, या तो कहते हैं तो मतलब ये अनलीगल काम है। तो कहते हैं जी ये अनलीगल काम है या इल्लीगल काम है, तभी तो आपके पास आए हैं, नहीं तो अगर लीगल ही होता, गैर कानूनी नहीं होता तो हम खुद ही नहीं करवा लेते। पर वो फिर महाराजा साहब की एक हैबिट है, वो कहते हैं कि जो भी लोग कष्ट लेके मेरे पास आते हैं, चाहे वो कितनी ही दूर से आए, मैं उनका काम करूं या ना करूं, मैं मेक श्योर करता हूं मैं उनको बस स्टॉप तक छुड़वा दूं, क्योंकि उन्होंने मेरे पास आके एक बहुत बड़ा एहसान करा है या अपना एक कष्ट उठाया है, तो जिसको वो पूरा करना चाहते हैं। फिर बात करते करते बात भारत के उन राजे महाराजाओं के ऊपर थी जिनकी कहानियाँ हमने आज तक सुनी थी, और मुझे कभी फ़र्स्ट हैंड अकाउंट नहीं मिला था मैं किसी से पूछूं उन किस्सों के बारे में। तो मेरी जो दिलचस्पियाँ थीं उन किस्सों की, मैंने महाराजा साहब से कंफर्म करी, क्योंकि इन खुद भी महाराजा ऑफ कपूरथला हैं और सारे जो मित्रगण हैं इनके राजे महाराजा थे। तो वो जो एक रॉल्स रॉय वाला किस्सा है कि एक ऐसे भारत के महाराजा ने रॉल्स रॉय को डस्टबिन बना दिया था, क्योंकि रॉल्स रॉय के शोरूम के पास जब वो गाड़ियाँ लेने गए थे तो रॉल्स रॉय के शोरूम ने उन्हें इंडियन समझकर गाड़ी नहीं दिया था, और बाद में पता चला था ये महाराजा है। तो नाराज़ होकर महाराजा ने 4 रॉल्स रॉय को अपने स्टेट में उनको कूड़ेदान बना दिया था। तो मैंने पूछा ये कौन से राजघराने की है? तो उन्होंने कहा हाँ ये अलवर की है। परंतु महाराजा सुखजीत सिंह जी की एक खास बात है, उन्होंने कहा कि देखिए डिस्प्लेजर शो करना अच्छी बात है, पर इस एक्सट्रीम लेवल तक डिस्प्लेजर शो करना एक अच्छी बात नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं महाराजा कपूरथला साहब की बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं गांधीयन प्रिंसिपल्स जैसे उन्होंने व्यक्त करे कि इतने एक्सट्रीम तक नहीं जाना, उनकी नरम दिली कहीं ना कहीं मुझे बताती है या इजहार करती है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके दादा जो थे, जो इतने मशहूर हुए पूरे विश्व में, उनके सबसे अच्छे राजा महाराजा कौन से लगते थे? तो उन्होंने कहा कि उनको बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, जो उनका नाम था, शायद मैं अगर सही बोल रहा हूँ तो वो बहुत पसंद थे, त्रिवनकोर के बहुत पसंद थे, पटियाला के बहुत पसंद थे। मैंने कहा अच्छा ये तो हो गई अच्छे राजघराने जो आपको पसंद थे। तो मैंने पूछा कोई ऐसा भी राजा था जो आपको बहुत अच्छा नहीं लगता था? तो उन्होंने कहा कि कोई राजा नहीं था, पर उन्हें उस समय का वॉइस रॉय इनके दादा को बहुत अच्छा नहीं लगता था, लॉर्ड कर्जन जिनका नाम था, क्योंकि वो भारतीयों को बहुत नफरत करता था या भारतीयों से खुंदक खाता था, और क्योंकि महाराजा जगत सिंह जी की सीधा क्वीन विक्टोरिया से बात थी, वो इस बात के लिए महाराजा जगत सिंह जी से भी नफरत करता था, और इन दोनों को इसलिए महाराजा जगत सिंह जी इनको पसंद नहीं करते थे। और फिर इसके बाद उठकर हम ड्राइंग रूम से, क्योंकि हमने बिलियर्ड रूम्स ऑलरेडी देख लिया था, फिर हम बाहर वरांडा देखने आए। और वरांडा में क्योंकि 2 ही कुर्सियां थी, तो
एक में मैं राजा साहब बैठे, एक में राजा साहब के असिस्टेंट बैठे, और मेरे लिए क्योंकि बैठने की कुर्सी नहीं थी तो राजा साहब खुद उठे और अपने ड्राइंग रूम से, मैंने लाख विनतियाँ करी कि नहीं नहीं, परंतु खुद अपने हाथों से मेरे लिए कुर्सियाँ उठा के लाए। और मतलब इतने सिंपल थे वो। और फिर उन्होंने पूरा अपना लॉन मेरे को ऊपर से दिखाया और ये बताया कि क्योंकि अभी सर्दियाँ थी तो लॉन की कटाई नहीं हो पाई है, तो कुछ ही दिन में जब धूप आ जाएगी तो पूरे लॉन को मैनिक्योर करा जाएगा। और जहाँ पे वो बैरक्स दिख रहे थे, उन्होंने ये बताया कि वो बैरक्स जो कोने में मुझे दिख रहे हैं लॉन के एक कोने में, वो उस समय के हैं जब ये महल नहीं बना था, और उनके दादाजी उन बैरक्स में, वो जो उस समय के लिए टेम्पररी बनाए थे, उसमें रहते थे। और फिर हम वरांडा में बैठे और फिर और बातें आगे जारी करी। अब महाराजा साहब से बातों ही बातों में मैंने पूछा तो बिगेस्ट प्रॉब्लम उन्होंने बताया जो भारत के साथ ये है, उन्होंने ये नहीं कहा कि नेता सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेता नहीं है परंतु ब्यूरोक्रेसी है। अब आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा ब्यूरोक्रेट है जिसके बच्चे विदेश में नहीं पढ़ रहे हैं? एक भी ऐसा नहीं मिलेगा। अगर आप ये देखिए कि ये सैलरी पे हैं तो फिर कैसे इन्होंने अफोर्ड करा विदेशों में? और दूसरी सबसे बड़ी जो इन लोगों की आदतें हैं, वो अपने सह आईएएस और सह सिविल सर्वेंट्स के लिए इतने लॉयल हैं कि वो किसी भी हद तक जाकर वो इनको बचा लेते हैं। और कुछ हसीन लम्हों में से फिर महाराजा साहब के मैंने पूछे तो उसमें उन्होंने बताया, और एक हसीन लम्हा पल था जो उन्होंने अपने दादाजी के समय का बताया। उन्होंने बताया कि कैसे एक बार वो अपने दादाजी के पास गए थे और उन्होंने कहा था, महाराजा साहब कि हमें लगता है कि आपके सेवकों में जो एक आधे सिख को और होना चाहिए, क्योंकि वो थोड़े उस टाइम पे कंजर्वेटिवली सोच रहे थे। तो उनके दादाजी ने उन्हें कहा बैठिए। तो उनके दादाजी महाराजा जगजीत सिंह जी की दो खास आदतें थी। यदि वो किसी को बैठिए एक ढंग से कहते थे, इसका मतलब वो खूब गुस्सा करने वाले हैं, या प्यार से बैठिए कहते थे, कुछ समझाने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि बच्चे तुम कुछ नहीं समझे हो, आप मेरे साथ कितने सालों से हो? उन्होंने कहा महाराजा साहब मैं 13 सालों से हूँ। तो कहते बच्चे 13 सालों में आप मेरे से ये भी नहीं समझे कि मैं किसी भी इंसान को उसके धर्म, रिलीजन, कलर पे नहीं डिस्क्रिमिनेट करता हूँ। केवल एक ही सवाल, इसकी काबिलियत क्या है? क्या ये काबिल है? इसकी काबिलियत है? फिर मजाक मजाक में मैंने पूछा, महाराजा साहब आप मुझे अपनी छत नहीं दिखाएंगे? तो क्योंकि महाराजा साहब दिखा देते, परंतु उनका प्राइवेट फर्स्ट फ्लोर था तो मैंने ज़्यादा पुश नहीं करा। पर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपना बिलियर्ड्स रूम दिखाता हूँ, या उनके दादाजी का बिलियर्ड रूम दिखाता हूँ। फिर वो एक विशाल सा बिलियर्ड रूम अपना बिलियर्ड रूम दिखा कर लाए, जो कि अब थोड़ा इतना वेल केप्ट नहीं है, पर उनके दादा साहब वहाँ पे खेलते थे, महाराजा जगत सिंह जी। और कहते थे जब महाराजा जगत सिंह जी वहाँ पे तब खेलते थे जब बाहर बारिश हो रही होती थी, और जब उनका जो को प्लेयर था वो उनसे यदि अगर जीत जाता था तो वो उन्हें उपहार स्वरूप एक शराब की बोतल देते थे और 100 रुपये देते थे कि जाओ जाकर एंजॉय करो आज। फिर मैंने महाराजा साहब से पूछा, महाराजा साहब आप तो सर्दियों में यहाँ पर आराम से जकूज़ी लगा कर नहाते होंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, आपको पता है पानी की कितनी बड़ी किल्लत है, और जो तीसरी वर्ल्ड वॉर यदि अगर होगी तो पानी की ही वजह से हो सकती है, और मैं जो कहता हूँ मैं वो प्रैक्टिस करता हूँ, इसीलिए मैं इन बातों में नहीं रहता और बड़े ही साधारण जीवन में जीता हूँ। ये बात मुझको उनकी सुनकर बड़ा ये धक्का लगा, क्योंकि आज के समय में कौन ऐसा राजा है या कौन ऐसा महाराजा है जो ये कहता हो कि मैं नहीं पानी को सेव करना चाहता हूँ या चीज़ों को व्यर्थ नहीं करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि कैलिफोर्निया के वो घर जो बहुत एक समय में मशहूर हुए थे, यदि तुम्हें पता हो, वो घर जिनमें बड़े बड़े स्विमिंग पूल थे वो आज सारे खाली हैं क्योंकि उनको भरने के लिए पानी नहीं है। और यूं ही बिलियर्ड्स के ऊपर और फिर यहीं घूमते घुमाते दीवारों पे लगी पेंटिंगों के साइड में कमरों के साइड में फायर प्लेसेस, देखते देखते चलते फिरते, और बाहर बैठे हुए वरांडा में महाराजा साहब के कुत्ते अनेक
जो घरेलू कुत्ते या इंडियन ब्रीड ऑफ डॉग्स कहते हैं वो थे। उनसे बात करते करते बातों का सिलसिला जारी रहा और उसके बाद मैंने जो पुस्तक खान मार्केट से ख़रीदी थी उनसे उनके प्यारे से हस्ताक्षर करवाए और एक इस मिस्टिक एक्सपीरियंस को लेकर, क्योंकि ये मेरा ड्रीम था, इस मिस्टिक एक्सपीरियंस को लेकर मैं दिल्ली की तरफ मसूरी की पहाड़ियों से उतरता हुआ गया और पूरे समय 4 घंटे तक मेरे पूरे कान लाल थे, क्योंकि मैं इस मिस्टिक एक्सपीरियंस को अनुभव कर रहा था या इसका साक्षी बना। और एक सबसे प्यारा सवाल जो मैंने महाराजा साहब से पूछा वो ये था कि महाराजा साहब, आप इतनी बड़ी विरासत के राजकुमार या राजा हैं, महाराजा हैं, तो क्या ये आपके लिए बर्डन है या प्रिविलेज है? क्या ये आपके लिए बोझ है या एक प्रिविलेज है? तो उन्होंने कहा, प्यार से जवाब दिया इसका, इट इज़ अ बर्डनसम प्रिविलेज। मतलब कि ये एक प्यारा सा बोझ है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये मेरा किस्सा बहुत पसंद आया होगा, मेरा मिलने का, जितना कि मुझे पसंद आया। और मैंने प्रयास करा कि जो मैं अनुभव आप लोगों को बता सकूं आप महसूस करें, और भविष्य में आशा करता हूं आपके भी ऐसे ही बड़े बड़े सपने पूरे होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।